एक ऐसा टॉपिक जो हम लोग रोज एक्सपीरियंस करते हैं, हर घर की कहानी है। और ये रिश्ता है सास बहू का रिश्ता। सास बहू का कॉन्फ्लिक्ट होता क्यों है? या ये सिर्फ रिलेशनशिप का असर है या ये वाकई में कुछ और है? देखिए, जो सास बहू के रिश्तों के कन्फ्लिक्ट का मसला है, ये बहुत सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ है और इसमें सबसे ज़रूरी है इंसानी सोच। सास बहू का रिश्ते में झगड़े अक्सर होते हैं, प्रॉब्लम्स अक्सर होती हैं, बट क्या सर ये एक नई चीज़ है जो एक नई जनरेशन के साथ आ रही है, या ये पुरानी जनरेशन्स में भी उतनी ही कॉमन थी? ये जो जनरेशन गैप का टर्म है, ये कोई नया टर्म नहीं है। हम लोग हमेशा से इन चीज़ को सुनते आए हैं, लेकिन आज के समय में ये इश्यू और ज़्यादा रेलेवेंट और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि जो सास बहू का मसला है वो पहले जो केवल साइलेंट फाइट और बिकरिंग में होकर रह जाता था, अब आज के समय में एक बहुत इम्पोर्टेंट रूप ले चुका है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस पॉडकास्ट सीरीज ऑफ आदर्श ब्रेन केयर 360। मैं हूँ डॉक्टर आदित्य अग्रवाल, एक साइकेट्रिस्ट एंड वर्किंग एट आदर्श ब्रेन केयर 360, और मेरे साथ में है डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी सर, डायरेक्टर एंड रिनाउंड क्लिनिशियन एट आदर्श ब्रेन केयर 360। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक ऐसा टॉपिक जो हम लोग रोज एक्सपीरियंस करते हैं, हर घर की कहानी है, बट फिर भी इस पे बात नहीं करते। साइकोलॉजिकल लेवल पे भी नहीं, इमोशनल लेवल पे भी नहीं, बस इसका हुआ है तो ड्रामेटाइजेशन सीरियल्स में, पिक्चर्स में, ताकि फन हो सके, थोड़ा व्यूअरशिप मिल सके। और ये रिश्ता है सास बहू का रिश्ता। ये वर्ड सुनते ही थोड़ा सा एक शॉक लगेगा, एक सरप्राइज आएगा कि यार सास बहू का रिश्ता, थोड़ी अनकंफर्टेबल फीलिंग होगी, यार इसके बारे में कैसे बात करें। सालों से सीरियल्स वगैरह देख के, इस पे जोक्स कर करके ये एक टैबू टॉपिक सा बन गया है, जिसको हम सब लोग एक्सपीरियंस करते हैं लेकिन कभी समझ नहीं पाते हैं, कभी सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो आइए इसी बारे में और डिस्कस करते हैं। तो सर, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि ये सास बहू का कॉन्फ्लिक्ट होता क्यों है? या ये सिर्फ रिलेशनशिप का असर है या ये वाकई में कुछ और है? देखिए, जो सास बहू के रिश्तों के कन्फ्लिक्ट का मसला है, ये बहुत सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ है और इसमें सबसे ज़रूरी है इंसानी सोच, जिसको साइकोलॉजी कहते हैं, उससे जुड़ी हुई कंसेप्ट्स। सास एक घर में, एक महिला एक घर में रह रही है और वो उस घर की धुरी है। अचानक एक दूसरे व्यक्ति का प्रवेश होता है उस घर में और कहीं न कहीं सास के मन में ये डाउट, ये फियर, ये इनसिक्योरिटी आ जाती है कि कहीं मैं अपनी इम्पॉर्टेंट पोजीशन से रिप्लेस तो नहीं हो जाऊंगी। क्या इस परिवार में मेरी उतनी ही इम्पोर्टेंस रहेगी, उतनी ही वैल्यू रहेगी, उतनी ही रिस्पेक्ट रहेगी जितनी हमेशा से होती आई है। तो ये जो डीप सीटेड इनसिक्योरिटी है, कई बार ये व्यावहारिक बर्ताव में और बहू के साथ के रिश्तों में इस तरीके से जाहिर होती है कि वो हेल्प करने के बजाय परिवार के माहौल को हार्म करने लग जाती है। क्योंकि हम लोग क्लिनिशियन हैं और हम लोग रोज ऐसे लोगों से मिलते हैं जो कि अपने जीवन की परिस्थितियों से परेशान होकर बीमार हो चुके हैं। तो ये जो मसला है सास और बहू के बीच के कन्फ्लिक्ट का, हमारे रोज के काम में कई बार ऐसी कहानियां सुनने को मिलती हैं। तो इसलिए हम ये पॉडकास्ट आज कर रहे हैं कि हम कई सारी चीज़ों को डिस्कस कर पाएँ, लोगों को हेल्प कर पाएँ और ये सॉल्यूशन दे पाएँ कि किस तरीके से इस रिश्ते को ज़्यादा बेहतर ढंग से नेविगेट किया जा सकता है। सास बहू का रिश्ते में झगड़े अक्सर होते हैं, प्रॉब्लम्स अक्सर होती हैं, बट क्या सर ये एक नई चीज़ है जो एक नई जनरेशन के साथ आ रही है, या ये पुरानी जनरेशन्स में भी उतनी ही कॉमन थी? आपका इतना लंबा एक्सपीरियंस क्या कहता है? जी, देखिए, मसला ये है कि चीज़ें कुछ हद तक हमेशा से सोसाइटी में रही हैं। इंसानी टकराव हमेशा से अलग-अलग स्तर पर अलग-अलग तरीके से ज़ाहिर होता रहता है। लेकिन जैसे-जैसे दुनिया बदलती है, वैसे-वैसे कंटेम्पोरेरी प्रॉब्लम्स चेंज होती जाती हैं। तो ये जो जनरेशन गैप का टर्म है, ये कोई नया टर्म नहीं है। हम लोग हमेशा से इन चीज़ को सुनते आए हैं, लेकिन आज के समय में ये इश्यू और ज़्यादा रेलेवेंट और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि जो सास बहू का मसला है
वो पहले जो केवल साइलेंट फाइट और बिकरिंग में होकर रह जाता था, अब आज के समय में एक बहुत इंपॉर्टेंट रूप ले चुका है, जिससे कई बार मदर इन लॉ की हेल्थ प्रभावित होती है, कई बार बहुओं की हेल्थ प्रभावित होती है। बहुत सारे ऐसे हस्बैंड्स होते हैं जो हमारे पास आते हैं, जो कहते हैं कि मैं पिस गया हूँ अपनी पत्नी और अपनी माँ के बीच में। तो ये जो ट्रायंगल है ये बहुत अलग अलग तरह का रूप लेता है और मेंटल हेल्थ को प्रभावित करता है। इसलिए समस्या तो पुरानी है, लेकिन आज एक नए कलेवर में हमारे सामने उभर कर आती है। जी, बिल्कुल। इसी के साथ ये भी देखें कि जनरेशन गैप के साथ में, जहाँ पहले की जनरेशन में जब बहू आती थी तो वो करियर के तौर पे, फाइनेंशियल तौर पे डिपेंडेंट होती थी अपने इन-लॉज़ पे, अपने हस्बैंड पे। जी। तो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट अक्सर दब जाया करते थे या वो किसी और रूप में आते थे। अब वही पर्सन 26, 27 साल, 28 साल की एक इंडिपेंडेंट लाइफ के बाद, जी। अपनी पूरी लाइफ कैरियर सेटल करने के बाद एक मैरिड होम में आती है। तो वो जो चेंज है, वो चेंज अब वो एक्सेप्ट करना, उसको टॉलरेट करना काफ़ी मुश्किल होता है। और इसलिए ये चीज़ डिस्कशन का ज़्यादा मीडियम बन गया है कि अब थ्रू सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, कॉन्टैक्ट्स, फ़ोन के थ्रू ये डिस्कशन और ज़्यादा होने लगा है। इसलिए कहीं न कहीं हमें शायद ऐसा लग रहा हो कि ये कॉन्फ्लिक्ट्स आजकल बढ़ गए हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट्स थे, बस इनका रूप बदला है, जैसा सर ने को बताया। और डॉक्टर आदित्य, जो आप कह रहे थे बात कि फाइनेंशियल जो फ्रीडम बढ़ी है नई बहुओं में, वो एक रीज़न है कन्फ्लिक्ट का। लेकिन मुझे लगता है इसमें और चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपने कहा कि ओवरऑल मैरिज की एज बढ़ गई है। यस। जब कम उम्र में मैरिज हो जाती थी तो इंसान का स्वभाव, उसकी आदतें, उसकी पर्सनैलिटी उतनी ज़्यादा फिक्स, उतनी ज़्यादा रिजिड नहीं थी। अब जो व्यक्ति एक अपने जीवन का 25 साल, 30 साल एक निश्चित तरह की ज़िंदगी जीते हुए बिता चुका है, अब जब वो अचानक एक नए घर में आता है तो उसको अगर ये डिमांड करी जाती है कि उसकी सारी आदतें बदल जाए, वो नए घर की परिस्थितियों के हिसाब से पूरी तरीके से अपनी ढाल ले, अपनी फ्रीडम को, अपने प्लेज़र को नीचे रखते हुए परिवार की ज़िम्मेदारियों को सँभाल लें, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये मसले भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि जो पर्सनैलिटी की फिक्सिटी है, जो उम्र के साथ बढ़ती है, वो भी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के साथ में कंट्रीब्यूट करती है। आपको क्या लगता है? जी सर, बिल्कुल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मसला है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पर्सनैलिटी को शेप करने के लिए ही 25, 26 या 30 साल की एज चाहिए होती है। अक्सर पहले 20, 22 साल की उम्र में शादी हो जाया करती थी या उससे भी पहले, तो वहाँ पे चीज़ें ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहती थी। और जैसा कि सर ने बताया कि जो एक रोल चेंज है, जिसे हम साइकोलॉजिकल भाषा में रोल ट्रांजिशन कहते हैं, एक इंडिपेंडेंट वर्किंग वुमन से एक मैरिड, फैमिली सेंट्रिक, रिस्पॉन्सिबल बहू का रोल, ये जो ट्रांजिशन है ये काफ़ी बड़ा ट्रांजिशन हो जाता है और इस ट्रांजिशन के लिए अडेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है नई बहू के लिए। जी। और ये यहाँ पर एक बात और मैं इम्पोर्टेंट कहना चाहूँगा कि ये मसला किसी केवल एक व्यक्ति से जुड़ा नहीं है। हम एक सामाजिक परिवर्तन होते हुए देख रहे हैं, जहाँ हमारी पुरानी पीढ़ी फैमिली सेंट्रिक या सोसाइटी सेंट्रिक हुआ करती थी, जहाँ वो सोचती थी कि मेरे परिवार की क्या ज़रूरतें हैं, मेरे परिवार की रिस्पेक्ट और मेरे परिवार की वैल्यू कैसे आगे बढ़ेगी, समाज में क्या चीज़ स्वीकृत है, क्या चीज़ स्वीकृत नहीं है। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो पर्सनैलिटी का पैटर्न है, अब ये इंडिविजुअल सेंट्रिक होता जा रहा है, जैसे कि वेस्टर्न सोसाइटी में ऑलरेडी हो चुका है कि वहाँ पर मेरी ज़रूरतें, मेरे प्लेज़र, मेरी खुशियाँ फैमिली और सोसाइटी की नीड्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। इसमें मैं ये नहीं कह रहा ये अच्छा है या बुरा है, लेकिन ये हो रहा है। अब चूँकि ये हो रहा है तो ये सास और बहू के रिश्तों में भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। जहाँ कि पहले के लोगों ने, पहले की जनरेशन के लोगों ने या सासों ने ये देखा कि भाई इस परिवार की इज्जत को बनाए रखने के लिए जो त्याग की ज़रूरत है, जो मेहनत की ज़रूरत है, जिस तरह के बदलाव की ज़रूरत है मेरे में, मैं वो सब करने को तैयार हूँ। लेकिन आजकल की नई लड़की, वो केवल परिवार की ज़रूरतों का ध्यान नहीं रखती, उसे चाहिए कि उसकी फ्रीडम, उसकी इंडिपेंडेंस, उसकी नीड्स, उसके प्लेज़र, उनकी भी वैल्यू की जाए, उनकी भी रिस्पेक्ट करी जाए। वो अचानक बदलने को तैयार नहीं होती और कहीं न कहीं इस रस्साकसी से कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत होती है। सास कहती है, यार हमारे समय में तो हम ऐसा नहीं होता था,
हमारे टाइम में तो बहुएं सुबह 5 बजे उठ जाती थी, हमारे टाइम में पहले सबको खाना खिलाती थी, फिर खाना खाती थी, सबके कपड़े धोती थी, सबकी ज़रूरतों का ध्यान रखती थी। लेकिन एक बहू जो दिन भर ऑफ़िस में काम कर रही है, अगर आप उससे भी वही उम्मीद करने लग जाते हैं, तो शायद ये एक समस्या का कारण बनता है, जिसको कि सास और बहू दोनों लोगों को समझना चाहिए कि कैसे इस परिस्थिति के बारे में बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। तो अब आप सोचिए कि आप क्या कहते हैं इस बारे में कि क्या किया जा सकता है? जी, बिल्कुल। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही आम परिस्थिति है कि जहाँ पे ये एक्सपेक्टेशंस एक जनरेशन की है अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तो वो अपने अनुभवों से वो एक्सपेक्टेशंस आगे लेके चलती है कि ओ मैंने ये रोल प्ले करा जब मैं बहू थी, तो मेरी बहू भी मुझे आके उसी तरह की सेवा, सत्कार, आदर, उसी तरह के ज़िम्मेदारियाँ ले जो मैंने करी। इस एक्सपेक्टेशन के साथ में और अगली जनरेशन, अगले सोसाइटल चेंज को देखते हुए ये एक्सपेक्टेशन रखने की वजह से कहीं न कहीं वो खराब महसूस होना, डिसरिस्पेक्ट होना या दुखी फील करना जायज़ है। पर इस एक्सपेक्टेशन को समझना पड़ेगा कि हम पिछले पीढ़ी के साथ में अपने अनुभवों को 30-40 साल बाद अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उन अनुभवों को, उन एक्सपीरियंसेस को वहीं छोड़कर आज के ज़माने, आज के प्रेज़ेंट सिचुएशन के हिसाब से अपनी एक्सपेक्टेशंस रखना महत्वपूर्ण है। पहली चीज़ तो ये इसका सॉल्यूशन हो और दूसरा सबसे ज़रूरी बात कि इसी में उन एक्सपेक्टेशंस को बहुत अच्छे से, बहुत सरल ढंग से कम्युनिकेट करना कि वो कारण, वो एक्सपेक्टेशंस गुस्से में या तानों में ना निकले, बल्कि सरल भाषा में, प्रेम की भाषा में कम्युनिकेट हो अपने बाकी फैमिली मेंबर से। जी, जी। तो ये जो कम्युनिकेशन की बात करी, ये मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लग रही है, इसलिए थोड़ा और इसके बारे में चर्चा करेंगे। अक्सर जब ये मसला सास-बहू से जुड़ा होता है, तो हम ये देखते हैं कि ये जो कम्युनिकेशन है, ये फैमिली में नहीं होता। अब आजकल का मसला है कि बहू किसी बात से नाराज़ हुई, सबसे पहले वो फ़ोन उठाती है, अपनी माँ को फ़ोन करती है, अपनी बहन को फ़ोन करती है कि मम्मी आज ये प्रॉब्लम हो गई, आज ये मेरी सासू माँ तो ऐसा कह रही हैं, आज मेरे हस्बैंड लौट के नहीं आए, इतने बजे उन्होंने मुझे कुछ पूछा नहीं। तो जो हर छोटी-छोटी बात में जब मायके को इन्वॉल्व करने लग जाती है बहू, तो या फिर सास के साथ भी ऐसा होता है कि जब वो किसी बात से परेशान होती है, तो वो अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को इस कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व कर लेती है। तो ये जो चेंज है, जो शुरुआत हुई थी सास-बहू के आपसी कुछ कॉन्फ्लिक्ट से या आपसी कुछ मनमुटाव से, जब उसमें दूसरे लोगों का इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाता है, बहू के मायके वालों का, सास के रिश्तेदारों का, तो ये मसला एक फैमिली का मसला ना होने के बजाय एक बड़ा मसला बन जाता है। और कई बार जब ऐसी परिस्थितियों में दूसरे लोग इन बातों पर कमेंट करने लग जाते हैं, तो प्रॉब्लम घटने के बजाय और बढ़ने लग जाती है। एक इंसानी फितरत है कि अगर मेरी बेटी है तो मैं जाने-अनजाने उसका ही पक्ष लूँगा, उसकी गलतियों को नज़रअंदाज करूँगा और मोस्ट ऑफ द टाइम उसको, अगर वो कुछ ऐसा भी कह रही है तो उसको सही ठहराने की कोशिश करूँगा। यही काम सास के रिश्तेदार करते हैं। तो अब यहाँ पर एक 2 अलग-अलग टीम बन जाती है, जैसे कि फुटबॉल की टीम हो गई। तो वो हर पर्सन अपनी बात को डिफेंड करना चाहता है और दूसरे की बात को उतने अच्छे ढंग से अप्रिशिएट नहीं कर पाता। तो हम एज़ ए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हम ये सजेस्ट करते हैं कि देखिए सॉल्यूशन इस परिस्थिति का ये है कि हर छोटी बात में आप परिवार के बाहरी लोगों को इन्वॉल्व ना करें। अगर जो आपका आपसी मनमुटाव है, उसे उन मुद्दों के बारे में बात करते हुए सॉल्व करने की कोशिश करें और डिस्कशन आपस में होना चाहिए रादर देन कि बाहरी लोगों को इन्वॉल्व करते हुए। जब दोनों ही पक्ष सास और बहू ये मैच्योरिटी दिखाने लग जाते हैं कि वो असंतुष्ट हैं एक दूसरे से, तो वो एक दूसरे से बात करते हैं रादर देन कि दूसरों लोगों से उसके अपनी समस्या के बारे में बात करते हैं, तो समस्या का समाधान
करना आसान हो जाता है और छोटी बातें बड़ी नहीं बनती। तो इसलिए ये मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि अपने आपस की कन्फ्लिक्ट को जहाँ तक संभव हो सके बाहर न ले जाएं, उसको आपस में डिस्कशन करके सॉल्व करने की कोशिश करें और ये मैच्योरिटी दिखाएं कि वो बात आपस में आप लोग बिना उत्तेजित हुए शांत रहकर कर पाए मुद्दों वाली बात। तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ईजी हो जाता है। जी, तो ये तो हो गई वो टिप्स जो आप घर पे बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। ये कहना आसान है, इम्प्लीमेंट करने में कठिनाई होती है क्योंकि ये हर घर का मसला है, हम रोज़-रोज़ इससे डील नहीं करते हैं। तो सर इसमें एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास आने की ज़रूरत कब पड़ सकती? कब ये सास-बहू के मसले इतने बढ़ जाते हैं कि वो एक बीमारी का रूप ले ले, या वो कैसे आपके पास आते हैं, हमारे पास आते हैं जब उनको कोई बीमारियाँ होती हैं? क्या इसका रिज़ल्ट हो सकता है हमारी फैमिली, हमारी मेंटल हेल्थ पर? जी, देखिए हम 25 साल से हम लोग इस मेंटल हेल्थ की फील्ड में हैं और आज तक लाखों मरीजों से हमने बात करी। ये पॉडकास्ट हम लोग कर ही इसलिए रहे हैं कि ये जो मुद्दा है ये होता तो हर घर की छोटी बातों से जुड़ा है, लेकिन ये बातें कई बार इतना बड़ा रूप ले लेती हैं कि वो मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने लग जाती हैं। और बहुत बार हम देखते हैं कि सास या फिर बहू, ज़्यादातर बहू इतना ज़्यादा तनावग्रस्त हो जाती है कि वो लगातार वही बातें सोचते रहते हैं, उससे उनकी नींद पे फ़र्क पड़ने लग जाता है, भूख पे फ़र्क पड़ने लग जाता है, वो छोटी-छोटी बातों पर चिड़चिड़ाने लगती है, गुस्साने लगती हैं, अपनी ज़िंदगी की ज़िम्मेदारियों को ठीक से नहीं निभा पा रही हैं, वो बहुत लगातार परेशान और चिंतित बनी रह रही हैं। तो जब ये चीज़ें होने लगें जो मैंने अभी-अभी बताई कि मतलब उससे डिस्ट्रेस होने लगे, उससे इम्पेयरमेंट होने लगे, ऐसी परिस्थितियों में जब मसला आपसे खुद सॉल्व ना हो पा रहा हो, तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उसके लिए, जो आपको हेल्प कर सकते हैं, जो आपको गाइड कर सकते हैं, जो आपकी परिस्थितियों के लिए आपको ट्रीट कर सकते हैं। और जो हम स्ट्रैटेजीज़ अभी डिस्कस कर चुके हैं और करेंगे, उन स्ट्रैटेजीज़ का अगर आप कंसिस्टेंटली इम्प्लीमेंटेशन करें अपनी लाइफ में, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी ऐसी समस्याओं को होने से आप बचा सकते हैं। तो एक मुद्दा जो हम लोगों ने पहले थोड़ा-सा टच किया था, जिसको हम लोग कह रहे थे कि कन्वर्सेशन, एक-दूसरे से बातचीत। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ डॉक्टर आदित्य कि जब 2 लोग अलग-अलग उम्र के, जिनके बीच में जनरेशन गैप है, जिनकी थिंकिंग का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है, अगर वो लोग आपस में बात करें और ख़ासकर ऐसे मुद्दों के बारे में बात करें जिसमें पूरी तरीके से वो एकमत नहीं है, तो कैसे इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे ढंग से हैंडल किया जा सकता है? राइट, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये समझना कि जब हम कभी भी दो रिश्ते रिश्ते के बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में बात करें, तो हमको एक कॉन्सेप्ट समझना चाहिए कि हम व्यक्ति को दोष देने की भावना से नहीं, या व्यक्ति की गलतियां निकालने की भावना से, इंटेंट से नहीं बात करें। हमको बात करना चाहिए प्रॉब्लम की भावना से, प्रॉब्लम समझने, प्रॉब्लम सॉल्व करने के इंटेंट से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई गलती हो जाए किसी से भी, सास से या बहू से, तो ये ना कहना कि तुमने ये गलत करा, या तुम एक खराब बहू हो, या तुम एक खराब व्यक्ति हो, बल्कि इस तरीके से कहना कि तुमने ऐसा करा, उसकी वजह से ये समस्या आई और मुझे खराब महसूस हुआ। तो हम इसमें फोकस शिफ्ट कर रहे हैं कि इस एक्शन की वजह से क्या समस्या उत्पन्न हुई। जी। जैसे कि खाना टाइम पे नहीं बना, तो उसकी वजह से किसी को लेट हुआ, या फिर जो है किसी के टोकने से खराब लगा, उसकी वजह से उसका दिन खराब किया, तो हम उस एक्शन पे कमेंट करें, ना कि उस व्यक्ति पे। जी, जब जी। हम उस पे कमेंट करेंगे तो सामने वाला भी उसको कंस्ट्रक्टिवली लेगा, अपने में सुधार करने की तरफ बिल्कुल, बिल्कुल। बढ़ेगा। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि जब हम लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं तो एक जनरल ह्यूमन टेंडेंसी होती है, हम ये कहते हैं अरे ये बहुत खराब है, ये बड़ी ज़िद्दी है, ये हमेशा झगड़ा कर लेती है, ये कोई बात को सुनना नहीं चाहती है। जब इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल हम करते हैं तो दूसरा व्यक्ति डिफेंसिव हो जाता है और उस डिफेंस में फिर वो कोई बात सुनना नहीं चाहता या एडजस्ट नहीं करना चाहता। तो जो डॉक्टर आदित्य बात कह रहे थे, उसका सार ये है कि हम यहाँ पर व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराएंगे कि तुम खराब हो, तुम जिद्दी हो, तुम झगड़ालू हो। हम ये बात करेंगे
कि ये जो दाल खराब बन गई इसको अगली बार कैसे करें कि ये इस तरह का प्रॉब्लम ना आए, या जो आज काम ठीक से नहीं हो पाया, नाश्ता समय पर नहीं बन पाया, तो हम अगली बार क्या प्लान करें कि ये काम ठीक से हो जाए। तो रादर देन व्यक्ति को गलत ठहराने और दोषी बनाने के, हम घटनाओं को एनालाइज करते हैं और सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं ताकि ये परिस्थितियां दोबारा ना हो जाए। क्या मैं सही सोच रहा हूँ? बिल्कुल जी। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। इसी के साथ में एक बहुत मिलती जुलती चीज है कि एक दूसरे को दोष देते देते कई बार मेंटली लोग स्कोर रखने लगते हैं कि हाँ उन्होंने मेरे साथ ये करा था तो अब मैं ये करूंगी, या उसने ये काम नहीं करा तो अब मैं ये करूंगी। एक स्कोर कीपिंग, एक रिवेंज मोड, इस तरह का भी एक साइकोलॉजिकली एक्टिवेट हो जाता है। जी। तो इस बारे में आपका क्या कहना है जी। इस रिश्ते में? देखिए, ये सास बहू का रिश्ते में ये जो बदले की भावना है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मसला है। जैसे अगर आप किसी दूसरे की कही हुई बातों का, कि हम वहाँ शादी में गए थे उन्होंने ये कह दिया, वो उनको साड़ी देने वाली थी, अच्छी साड़ी हमको नहीं दी, उनको दे दी। जब आप इन छोटी छोटी बातों को अपनी मन की अलमारी में रखते हैं और इकट्ठा करते चले जाते हैं, तो आप जीवन ऐसे जीते हैं जैसे कि आपने बहुत बड़ा भारी बोझ अपने कंधों पर लाद रखा है। इस तरीके से जिंदगी को आगे चलाना और आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता जाता है। इसलिए देखिए, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि जो भी व्यक्ति फॉरगिवनेस का अभ्यास करता है, वो अपने जीवन को बहुत ज़्यादा शांत और बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट और प्रॉब्लम फ्री बनाए रख सकता है। फॉरगिवनेस चीज़ क्या है? फॉरगिवनेस चीज़ ये है कि माफ़ करना। ठीक है, अब आप, बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं, अरे डॉक्टर साहब वो हमसे उल्टा सीधा बोलती रहती हैं, हमारी शिकायत करती हैं, बुराई कहती हैं, आप कहते रहते हैं माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। कैसे पॉसिबल? मैं इंसान हूँ, भगवान थोड़ी हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ ये जो माफ़ी है ये दूसरे के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। गुस्सा और बदला वो जहर है जो आप खुद पी रहे हैं लेकिन सोच रहे हैं दूसरा मरेगा। है ना फन की बात? फिर पी खुद रहे हैं, गुस्से में आप बैठे हुए हैं, बदले की भावना आप मन में रख रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं नुकसान दूसरे का हो जाएगा। जितने दिन तक आप ये भावनाएं अपने मन में रखते हैं, ये टॉक्सिन जनरेट करता है आपके शरीर में, तरह तरह के नेगेटिव केमिकल, स्ट्रेस वाले हार्मोन्स, और ये जब आपके शरीर में घूमते हैं तो आपको नींद की समस्या देते हैं, आपके शरीर में दर्द को बढ़ाते हैं, आपके तनाव की फीलिंग्स को बढ़ाते हैं, आपके ध्यान लगाने की क्षमताओं को गड़बड़ा देते हैं। तो ये जो स्ट्रेस है ये केवल और केवल आपको नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए अपनी मानसिक शांति के लिए फॉरगिवनेस का अभ्यास इम्पॉर्टेंट है कि आप, अगर आपसे कोई गलती हुई तो खुद को माफ़ करना सीखें। माफ़ करने का ये मतलब नहीं कि आप गलती बार बार दोहराते रहें। आपने वो गलती करी, उस गलती से सीखा, लेकिन अपने आप को माफ़ करके वहीं छोड़ दिया। इसी तरह से अगर कोई दूसरा गलती कर रहा है तो आप सोचते हैं चलो जो हुआ सो हुआ, ये उससे कहने की ज़रूरत भी नहीं है आपको। आप अगर मन में दूसरे व्यक्तियों को माफ़ करते चले जाते हैं तो आप साइकोलॉजिकली हल्की ज़िंदगी जीते हैं और हमेशा कन्फ्लिक्ट फ्री और घर्षण मुक्त रह पाते हैं। जैसे समझते हैं ना कि दोनों चीज़ों, जब दो चीज़ें आपस में मूव करती हैं और जितना घर्षण होता है उसमें, जितना फ्रिक्शन होता है, उतनी ज़्यादा एनर्जी पैदा होती है, उतनी ज़्यादा गर्मी पैदा होती है। रिश्तों में भी ऐसा होता है। तो अगर आप फॉरगिवनेस का अभ्यास करते हैं तो ये एक ल्यूब्रिकेशन की तरह काम करता है, और जब ल्यूब्रिकेटेड होती है साइकिल तो वो फ्रिक्शन कम हो जाता है। तो रिश्तों में फॉरगिवनेस का लुब्रिकेशन यूज करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इससे इट डजंट मैटर कि दूसरे के साथ उसका क्या हो रहा है, फॉरगिवनेस आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत उपयोगी गुण है, और इसको समझकर इसका अभ्यास किया जा सकता है जिससे कि बहुत सारे आपको मेंटल हेल्थ के बेनिफिट मिल जाएंगे। जी। और इसी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट लुब्रिकेशन का काम करता है अप्रिसिएशन, यानी प्रशंसा। अब सास बहू के रिश्ते में हमने ताने, रस्साकसी, झगड़ों को इतना महत्व दे दिया है कि प्रशंसा की जगह ही नहीं बची। शायद ये सुना होगा कि ये प्रशंसा वर्ड इस चीज में आता है। तो एक बहुत सिंपल तरीका इसमें ये भी हो सकता है काम करने का, जो कई लोगों के लिए बहुत इफेक्टिव भी रहा है, कि एक चीज की प्रशंसा करें, चाहे वो बहुत छोटी से छोटी चीज ही क्यों ना हो। जैसे कि आज खाना अच्छा बना, आज जो है आप अच्छे लग रहे हैं, आज आप अच्छे से तैयार हुए हैं,
आज बड़ा अच्छा लगा साथ में बैठ के खाना खा के, आज साथ में मूवी देख के अच्छा लगा। इन छोटी चीजों का अप्रिसिएशन भी करा जा सकता है इन रिश्तों को बेहतर करने के लिए। और ये कोई बहुत बड़ी, बहुत गंभीर या बहुत कठिन चीज नहीं है। ये आप उसी तरह शुरू कर सकते हैं जैसे स्कोर रख रहे हैं, कि जब हम झगड़ों का, तानों का स्कोर रख रहे हैं तो हम प्रशंसा का भी स्कोर रख सकते हैं। जी, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात कही आपने। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बड़ा आर्टिफिशियल लगता है डॉक्टर साहब, ये किसी की तारीफ करना बड़ा आर्टिफिशियल लगता है। लेकिन मैं कहता हूँ हमेशा कि शुरुआत में आर्टिफिशियल लगता है, क्योंकि जो इंसानी दिमाग है ना, वो कमियों को, खराबियों को, गलतियों को पकड़ता है। आपने छोटी गलती कर दी, आज खाने में नमक ज़्यादा हो गया, आपने टोका। लेकिन पिछले 7 दिन से बहू आपकी इतना अच्छा खाना बना के खिला रही थी, एक दिन आपने कहा कि आज सब्जी बहुत अच्छी बनी है, आज ये रोटी है तुमने बहुत अच्छी गरम गरम फुलके मुझे खिलाए, आज जो तुमने कमरे की सफाई बहुत अच्छे से करी। कि ये जो प्रशंसा का भाव है, जब आप छोटी बातों की प्रशंसा दूसरे व्यक्ति की करते हैं, केवल एक पक्ष के लिए नहीं कह रहा हूँ, बहू के लिए सास, सास के लिए बहू, दोनों जब एक दूसरे की प्रशंसा करती हैं तो ये उनके रिश्तों में एक नई जान फूंक देता है। शुरुआत में ये बड़ा आर्टिफिशियल लग सकता है, लेकिन जब आप थोड़े दिन तक इसका अभ्यास करते हैं तो ये आपके नेचुरल हैबिट में आ जाता है। जैसे कि आलोचना करना, आप छोटी छोटी बातों पर आलोचना कर देते हैं, लेकिन जब अप्रिसिएशन करेंगे तो ये भी आपके नेचुरल टेंडेंसी की तरह आप आने लग जाएगा। और कुछ ही हफ्तों में आप देखेंगे कि आपके पॉजिटिव इमोशंस आपसी बहुत इम्प्रूव कर रहे हैं और आप एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और कन्वीनियंट फील करने लग गए हैं। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट टिप है आज के लिए। तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से हमारा काम ये नहीं है कि आपको ये समझाना कि कौन दोषी है आपके घर में, इस रिलेशनशिप में किसकी गलतियां ज़्यादा है। ये ब्लेम करना हमारा काम नहीं है, वो तो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली कई सालों से चल रहा है। सीरियल्स ने हमारे दिमाग में वो भर ही रखा है। हमारा काम है आज ये समझाना कि ये हो क्यों रहा है, क्या सामने वाले की मानसिकता है, क्या आपकी इनसिक्योरिटीज़ है जो ये डिलीवर कर रही है, ये झगड़े, ये ताने कहाँ से आ रहे हैं और इनके लिए क्या किया जा सकता है। इन सब बातों के बीच में हमने एक बहुत अहम व्यक्ति को बीच में छोड़ दिया, वो है बेटा। अक्सर उसे या तो ये ताना पड़ जाता है कि वो ममाज बॉय बन गया है, या फिर आम तौर पे उसे कहते हैं कि जोरू का गुलाम बन गए हो। और इन दोनों तानों के बीच में वो कहीं ना कहीं शांत हो जाता है कि मैं किसका साइड लूं, मैं तो कहीं भी नहीं जा पा रहा हूँ। अक्सर हमारे पास भी ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो ये डिस्कस करते हैं कि मैं इन सब के बीच में परेशान हो जाता हूँ, अब मेरे पास क्या सोल्यूशन है। तो इसमें एक बेटे का क्या रोल है और वो कैसे मदद कर सकता है इस रिश्ते के बीच में। जी, देखिए, ये जो बेटे का रोल है, ये कई बार कई परिवारों में वास्तव में बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। दिन भर काम करके आए ऑफिस से घर, और तुरंत बीवी ने कंप्लेन करनी शुरू कर दी, आज तुम्हारी माँ ने ये बोला, आज तुम्हारी माँ ने ये कहा, आज तुम्हारी माँ इस बात के लिए मुझे झड़क रही थी, इस बात के लिए जो डांट रही थी। या फिर माँ उसको अपने कमरे में बिठा लेती है और कहती है तुम्हारी बहू ने तो कुछ काम ही नहीं किया, आज जो है वो दिन भर फोन पे लगी रहती है, वो जो है खाना भी अच्छे से नहीं बनाती है, ये और वो। कई बार इस तरह के रिश्तों में जो बेटा है वो पिसा हुआ सा महसूस करता है, ना तो वो माँ का पक्ष ले पाता है, ना वो अपनी पत्नी से कुछ कह पाता है। या जिन परिवारों में कोई पक्ष ले रहा है तो वो दूसरे तरह के रिश्तों में कमजोरी पड़ने लग जाती है। एज ए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, देखिए, हमारी राय ये है कि बेटे का काम किसी एक पक्ष की तरफ जाकर खड़े हो जाना नहीं है। बेटे का काम एक पुल की तरह है, जो वो दोनों को जोड़ने में मदद करता है। वो कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट कर सकता है। वो उन चर्चाओं को जो कि डिफ़िकल्ट हैं, जो कि चैलेंजिंग हैं, जो है हेल्प कर सकता है कि उनको ठीक ढंग से रखा जा सके। और साथ में हम ये ज़रूर कहते हैं कि आप एक पोस्टमैन की तरह काम ना करें कि इसकी बात उसको बताएं, उसकी बात इसको बताएं। रादर देन एक ऐसा माहौल तैयार करने की कोशिश करें जहाँ पे लोग बिना उत्तेजित हुए अपनी बात को कंफर्टेबली कह पाएं। और ये डिस्कशन तब होता है जब लोग इस बात के लिए तैयार होते हैं कि हम दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को भी सुनने और रिस्पेक्ट करने के लिए तैयार हैं। केवल मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है, ऐसा सोचने से रिश्ते सही नहीं चलाए जा सकते।
चाहे कोई आपसे छोटा ही क्यों ना है, उसकी बातों में भी सच्चाई हो सकती है। तो जब आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में चर्चा करने के लिए तैयार हैं, तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है। दूसरी बात यह है कि सभी को, बेटे को, बहू को, सास को, तीनों को एक दूसरे की स्वभाव के बातों का ध्यान रखना चाहिए। सारे लोग एक जैसे स्वभाव के नहीं होते, सबके स्वभाव की कुछ पिक्युलरिटीज होती हैं। कोई ज़्यादा इमोशनल होता है, कोई ज़्यादा इम्पल्सिव होता है, कोई ज़्यादा शांत होता है, कोई ज़्यादा समझदार होता है। तो सबके स्वभाव की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जब आप सॉल्यूशन फाइंडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं, तब फिर समस्या का निवारण संभव है और ये सॉल्यूशंस ईजी हो जाते हैं, जिससे कि बड़ी बड़ी डिफिकल्ट समस्याएं जो लग रही हैं वो भी ठीक ढंग से हैंडल करी जा सकती है। बिल्कुल। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम अक्सर मिस कर देते हैं कि इस रिलेशनशिप का, इस कॉन्फ्लिक्ट का, इन झगड़ों का इम्पैक्ट ना केवल इन दो व्यक्तियों पे बल्कि परिवार के और सदस्यों पे भी होता है। तो इसी के साथ एक बहुत अहम बात ये भी ध्यान में आती है कि जब कभी हम एक नए रिश्ते में जुड़ते हैं, एक नए परिवार से जुड़ते हैं, तो हम हमारे बचपन, हमारे सपने, हमारे ख्वाबों के साथ में एक चित्र लेके चलते हैं कि काश मेरी सास ऐसी हो, काश मेरी बहू ऐसी हो, मेरी बेटी जैसी होनी चाहिए, वैसा ही उसका स्वभाव हो, वैसे ही वो मेरी बातें सुने। और एक बहू ये एक्सपेक्टेशन लेके कि मेरी सास भी मेरे माँ जैसा मुझे ट्रीट करे, अपनी बेटी जैसा ही मुझे ट्रीटमेंट मिले, वैसी ही आज़ादी मुझे वहाँ घर में मिले। इन एक्सपेक्टेशंस का भी असर पड़ता है रिलेशनशिप्स पे या ये बस ख़याली बातें हैं? नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए बहुत बार जब लोग नए रिश्ते में आते हैं तो वो एक फैंटेसी के साथ उस रिश्ते में घुसते हैं और वो सोचते हैं कि जो उम्मीदें और जो इच्छाएं मैंने पाल रखी हैं वो वैसी की वैसी ही मुझे रिश्तों में मिलेंगी। लेकिन रिश्तों में ऐसा नहीं होता है, हर व्यक्ति अलग है। तो उन रियलिटी की परिस्थितियों के साथ अपने को ढालने के लिए तैयार करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप ये बात एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मेरी मन की सारी फैंटेसीज पूरी नहीं हो सकती, क्या रियलिटी है मुझे उसको समझने की कोशिश करनी है, उसके हिसाब से अपने बिहेवियर को मैनेज करना है, तो फिर चीज़ें ईजी हो जाती हैं। बिल्कुल। तो अब हम इस पॉडकास्ट के एंड की तरफ आ रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ कि ये काफ़ी अनकंफर्टेबल होगा डिस्कस करना, बट एंड तक आपको ये समझ में आ रहा होगा वो बातें जो शायद कभी शेयर नहीं करी, कभी एक्सप्रेस नहीं करी, बट अंदर ही अंदर महसूस ज़रूर करी होगी इस रिश्तों के बीच में। हमने थ्रू आउट द पॉडकास्ट ये बात करी कैसे जनरेशन गैप, नए सोसाइटल चेंजेस, नई एक्सपेक्टेशंस, हमारे नए रिश्तों के साथ एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस कैसे इम्पैक्ट कर रही है इस सास बहू के रिश्तों को, और कैसे हमारे कम्युनिकेट करने के तरीके में बदलाव करना, क्रिटिसिज्म की जगह अप्रिसिएशन पे काम करना इन रिश्तों को बेहतर भी कर सकती है। इसी के साथ मैं सर कुछ आखिरी वर्ड्स आपसे चाहूँगा कि जो ये चीज़ पूरी समराइज कर सके। अब इस पॉडकास्ट के अंत में कुछ की मैसेजेस हैं। पहली बात तो कि ये समझना कि जब भी दो लोग किसी रिश्ते में जाते हैं तो वो मैं से हम की यात्रा पूरी करते हैं। इसका मतलब ये है कि वो अपने व्यक्तित्व की कुछ आदतों, कुछ जिद, कुछ कंफर्ट्स को छोड़ते हैं नए रिश्ते में जाने के लिए। जब वो अपने इन कंफर्ट्स को, जिद को, आदतों को छोड़ते हैं और दूसरे व्यक्ति के साथ एडजस्ट होने की कोशिश करते हैं, तभी इस रिश्ते में मजबूती आती है। अगर कोई इंसान सोचे कि नहीं मैं तो नहीं बदलूंगी, मैं तो जैसी थी वैसी ही रहने की कोशिश करूंगी, तो फिर रिश्ता अक्सर अच्छे ढंग से नहीं चल पाता। दूसरी बात है कि आपको मैं स्पाइडरमैन की एक लाइन याद दिलाऊं, विद बिग पावर कम्स बिग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि जब आपके पास नए अधिकार आते हैं तो साथ में कुछ जिम्मेदारियां भी आती हैं। तो जब आप नए घर में जाते हैं तो आपको कुछ अधिकार मिलते हैं, लेकिन साथ में कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं। यही बात सास के लिए भी है कि वो जब आप नए अधिकार मिले आपको एज ए मदर इन लॉ, तो वो जो जिम्मेदारियां हैं, नए व्यक्ति को एडजस्ट होने का मौका देना, उसको प्यार देना, उसको रिस्पेक्ट देना, उसकी पर्सनालिटी को समझना, उसे अकोमोडेट होने के लिए इन्वायरमेंट क्रिएट करना,
तो ये जो जिम्मेदारियां हैं ये दोनों पक्षों को एक दूसरे के साथ निभानी चाहिए। और अंतिम बात कि अच्छा परिवार वो नहीं है जहां पर झगड़े, कन्फ्लिक्ट या वाद विवाद नहीं होते हैं। अच्छा परिवार वो है जहां पर ये झगड़े, वाद विवाद अच्छे ढंग से सुलझा लिए जाते हैं, क्योंकि कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं हो सकता जहां कभी भी कन्फ्लिक्ट ना हो। कन्फ्लिक्ट होगी लेकिन उसको आप अच्छे ढंग से सुलझाएं तो अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रह सकते हैं। और इस चैनल को शेयर करें, जिन लोगों को इसकी नीड है सब्सक्राइब करें और उनके साथ भेजें इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस जानकारी से लाभान्वित हो सकें। और अगर किसी व्यक्ति को मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई हेल्प की ज़रूरत है तो आदर्श ब्रेन केयर उसके लिए पूरी तरीके से तैयार है, एंड वी आर कैपेबल ऑफ हेल्पिंग इन एवरी सिचुएशन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और हमारे साथ जुड़े रहें इस चैनल के साथ, क्योंकि हम ऐसी ही और पॉडकास्ट और रिश्तों पे लाने की ट्राई करते रहेंगे, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड वाइफ हो, फ्रेंड्स के रिश्ते हो। इसी तरह हम समझने की कोशिश जारी रखेंगे, आपको समझाने की कोशिश जारी रखेंगे कैसे रिश्ते बेहतर करे जा सकते हैं।